गोवर्धन लाल नर्सिंग होम, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी सर्जरी एंड मैटरनिटी केयर सेंटर, गिरिडीह का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गिरिडीह के एकमात्र यूरोलॉजी एंड जनरल सर्जन डॉक्टर विकास लाल के कुशल मार्गदर्शन और डॉक्टर आरती लाल व डॉक्टर संदीप कुमार की देखरेख में कई सुविधाओं और नई तकनीकों से लैस गोवर्धन लाल नर्सिंग होम नवजात बच्चों को होने वाले जॉन्डिस के इलाज के लिए फैसिलिटी ऑफ फोटोथेरेपी एंड बेबी बाथ। फर्स्ट टाइम इन योर सिटी वी आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ एंडोस्कोपी, अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, डिलक्स रूम्स, कंफर्टेबल वेटिंग हॉल, कैंटीन, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बिग स्पेस फॉर पार्किंग और 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। मेट्रो सिटीज की तरह दूरबीन द्वारा किडनी, पेशाब नली व पेशाब की थैली की पथरी का इलाज और साथ ही प्रोस्टेट का इलाज भी संभव। कन्या बचाओ अभियान के तहत बेटी के जन्म पर 10,000 तक की छूट। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम, अपोजिट गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैलाश यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुखदेव राय चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। इधर जमुआ में यादव सेना ने पुलिस को दिया धन्यवाद। वहीं मोतीलेदा में कुशवाहा संघ ने बैठक कर बनाई आगे की रणनीति। निमियाघाट क्षेत्र में आग लगने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। पति ने अपने बड़े भाई और भाभी पर लगाया जलाकर मार देने का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन हुआ शुरू। काला बिल्ला लगाकर किया कामकाज। अपनी नौकरी को नियमित रखने की मांग। और बोकारो में दलित युवती की मौत पर गिरिडीह में निकला कैंडल मार्च। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने सरकार पर लगाया आरोप। मुआवजा देने को लेकर की आवाज बुलंद। और अब खबरें विस्तार से। राजद नेता कैलाश यादव की हत्या एवं भाजपा नेता इंद्रलाल वर्मा पर जानलेवा हमले का मुख्य आरोपित मुखिया सुखदेव राय को पुलिस ने कमरसाली से गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं हत्याकांड में संलिप्त राजेश राय अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजद नेता कैलाश यादव की हत्या एवं भाजपा नेता इंद्रलाल वर्मा पर जानलेवा हमले का मुख्य आरोपियों में से एक निलंबित मुखिया सुखदेव राय को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद सुखदेव राय को शुक्रवार को कोर्ट में पेश करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि मुख्य आरोपियों में से एक निलंबित मुखिया का बेटा राजेश राय अब भी फरार है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापामारी कर रही है। जानकारी के अनुसार हत्यारोपी सुखदेव राय को पुलिस ने कमरसाली से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मृतक कैलाश के भाई के फर्द बयान पर बेंगाबाद थाना में कांड दर्ज किया गया है। वहीं एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में गठित एसआईटी लगातार आरोपियों के धरपकड़ में लगी हुई है। जगह जगह छापामारी कर टीम आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। इस मामले में नामजद विकी राय समेत 3 को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अब राजेश राय की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। ना हम बोल दिए हम कुछ जानवे नहीं करते, हम जानवे नहीं करते हैं। फिर लोग बचा सकते हैं, नहीं जानते हैं। हमारे जानकारी में कुछ नहीं है, सीधा कमाते खा गए। हाँ? तो कहाँ नहीं रखे हैं? तो कौन मारा? जो मारा हाँ? जो मारा वो लोग आपको कहाँ से गिरफ्तार की पुलिस? हाँ? चैताडी से। हाँ? वहाँ कहाँ रह रहे थे आप? सरेंडर करना। हाँ? सरेंडर। कुशवाहा संघर्ष मोर्चा गिरिडीह द्वारा कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर संघर्ष अभियान चलाते हुए 4 सूत्री मांगों के साथ मोतीलेदा पंचायत सचिवालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बेखौफ हो रहे हत्या पर रोक लगाने की चर्चा की गई। वहीं स्वर्गीय कैलाश यादव के हत्यारों को सजा दिलाने का आह्वान किया गया। कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर कुशवाहा संघर्ष मोर्चा गिरिडीह द्वारा संघर्ष अभियान चलाते हुए 4 सूत्री मांगों के साथ मोतीलेदा पंचायत सचिवालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया।
धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जिले भर के कुशवाहा समाज के लोग शरीक हुए। मौके पर रैली निकालकर नारेबाजी की गई। उसके बाद रैली एक सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए अगुवा नेताओं ने कहा कि मोतीलेदा में जिस प्रकार आए दिन हत्याएं हो रही है और जो भय का माहौल व्याप्त है उसे दूर करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि हर वक्त लोगों के मन में यहाँ भय बना रहता है कि कब किसकी हत्या हो जाए या कब किसे कौन मार कर चला जाए। ऐसे में हम सभी संघर्ष मोर्चा के साथ हैं और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को स्वर्गीय कैलाश यादव के हत्यारों को सजा दिलवाने में हम सभी सहयोग करेंगे और यह भरोसा दिलाते हैं कि स्वर्गीय कैलाश यादव के साथ इंसाफ होगा। इस सभा में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, भाजपा नेता दिलीप यादव, विनय सिंह, सुनील यादव, राजेश वर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष एकत्रित दिखे। देख रहे हैं कि मोतीलेदा क्षेत्र में लगातार हत्याओं का दौर जारी है और इसी क्रम में इस क्षेत्र के कर्मठ समाज सेवी कैलाश यादव जी की हत्या हो जाती है और कर्मठ समाज सेवी इंद्रलाल जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो आज भी जीवन मौत से संघर्ष धन्यवाद में कर रहे हैं। आज कुशवाहा संघर्ष मोर्चा के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से मोतीलेदा में एक भय का माहौल कायम है, इस भय के माहौल को ख़त्म करने के लिए मोतीलेदा क्षेत्र के लोगों को आज बताने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं। गिरिडीह जिला के समस्त लोग आपके साथ खड़े हैं, आप भयभीत नहीं हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक कैलाश यादव के हत्यारों को फांसी नहीं हो जाएगी तब तक इस तरह का कार्यक्रम पूरे जिले में लगातार चलता रहेगा। जब तक इंद्रलाल वर्मा जी को उचित मान सम्मान के साथ एक मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और इन्हीं सब कार्यक्रमों के लिए हम लोगों का इस तरह का कार्यक्रम आज मोतीलेदा है तो आने वाला दिन अन्य गाँवों में भी होगा। लेकिन ये जो स्थिति है इसके पीछे कारण क्या है कि आपने देखा कि अभी 2 घटना आपके बेंगाबाद प्रखंड में हो चुका है। देवरी में पंचायत सेवक की हत्या हो गई, राजहनवार में सिरकटा लाश मिला। तो ये जो सरकार की प्रशासन की विफलता जो नज़र आ रही है उसका प्रतीक है कि यहाँ के लोग अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और आज इसी के लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। जितने नेता हैं यहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम लोग आपके साथ में हैं। अगर प्रशासन आपके साथ में नहीं है तो हम लोग हैं, कल ज़रूरत पड़ा तो हम लोग लाठी लेके भी आपके साथ में खड़े रहेंगे, ये बताने के लिए हम यहाँ पे आए। क्योंकि पूरे झारखंड प्रदेश में सरकार जब से जेएमएम की आई है तब से ये कहा जा सकता है कि हत्याओं का दौर जारी है। उदाहरण के स्वरूप कहेंगे कि लातेहार में जुलाई 5 तारीख को हत्या होती है भाजपा के जिला महामंत्री का। जुलाई 21 को भाजपा के युवा मोर्चा के नेता और अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या होती है जमशेदपुर में। अगस्त 19 को धनबाद के मंडल के उपाध्यक्ष के सतीश सिंह जी की हत्या होती है दिन दहाड़े, जिसका कि वीडियो फुटेज भी आया था। गोली मार के लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे 25 अगस्त की बात है कि यहाँ पे मतलब गांव के मुहायने पे गांव घुसते में अगर कोई आदमी थाना कंप्लेन करने गया है तो इसमें ये भी बात आ रही कि थाना के लोग के यहाँ से सूचना मिलती है और इनका रास्ते घर आते आते इनके साथ ये निर्मल कैलाश यादव की हत्या हो जाती है और इंद्रलाल वर्मा जी एकदम मृत प्राय छोड़ के उन लोगों ने छोड़ दिया और जो कि अभी हॉस्पिटल में। तो इस तरह की घटना हो रही है। हम ये डिमांड करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और जो बचे हुए हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय यादव सेना जमुआ प्रखंड कमेटी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर कैलाश यादव हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग के साथ मुख्यमंत्री एवं झारखंड के पुलिस महानिदेशक के नाम एक ज्ञापन जमुआ के बीडीओ को सौंपा गया।
राष्ट्रीय यादव सेना जमुआ प्रखंड कमेटी द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से सेना के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक अमित रेणु व एसडीपीओ कुमार गौरव सहित कैलाश यादव हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर हत्यारों को गिरफ्तार करने में जो भूमिका निभाई है वह तारीफ के काबिल है, लेकिन अभी मुख्य आरोपी राजेश राय पुलिस की पकड़ से दूर है। इसको लेकर सेना के वरिष्ठ सदस्य परमेश्वर यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक झारखंड के नाम एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुआ को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया कि गिरफ्तार अपराधियों को अविलंब सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, इन हत्यारों पर गुंडा एक्ट लगाया जाए, पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, कैलाश यादव के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए। घटना स्थल पर मिले मोबाइल एवं तत्कालीन बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रशांत कुमार का फोन रिकॉर्डिंग सार्वजनिक किया जाए। मौके पर राष्ट्रीय यादव सेना के वरिष्ठ सदस्य परमेश्वर यादव, जिला युवा उपाध्यक्ष विकास कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष जागेश्वर यादव, युवा प्रखंड अध्यक्ष निरंजन यादव, जिला कमेटी सदस्य संजय यादव, प्रखंड सचिव देवानंद यादव, टुनटुन यादव, बबलू यादव, संदीप यादव, दिनेश यादव सहित दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन का। इन्होंने बहुत ही तत्परता कर करके और बहुत ही अहम भूमिका निभा करके मुख्य आरोपी सुखदेव राय को मैंने गिरफ्तार किया और उनको जेल भेजने का काम किया है। इसके लिए हम सभी राष्ट्रीय यादव सेना का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय यादव सेना की ओर से धरना का कार्यक्रम जमुआ प्रखंड में रखा गया था, परंतु आज का धरना कार्यक्रम स्थगित किया गया और कैलाश यादव का हत्या का हमारी जो सब मांगे हैं अंचल अधिकारी, प्रखंड अधिकारी और सभी प्रशासन से हमारी मांग है, ये सभी मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हत्यारे को ऐसा सजा दिया जाए कि जितने भी हत्यारे अपने चूहे के दिल में घुस जाए वो निकलने का भी प्रयास ना करें और हमारे जिला गिरिडीह का जनता के लिए एक शुभ समय दें, जो कि किसी को भी किसी से डर पैदा जो है वो ख़त्म हो जाए, डर पैदा ना हो और ये उनके परिवार के लिए जो मांग है सरकार से मांग है ये पूरा किया जाए। हत्या में शामिल नामजद अपराधियों पर CCA लगाकर सभी को तड़ीपार किया जाए। यूपीए के तर्ज पर ऐसे खुखार दुर्दांत अपराधियों का सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए जिससे जिले में भय का माहौल खत्म हो। मृतक कैलाश यादव के परिवार के लोग को 10 लाख रुपया की सहायता राशि प्रदान किया जाए, क्योंकि यह घटना पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण घटा है। तत्कालीन थाना प्रभारी प्रभात कुमार को फ़ोन का डिटेल्स निकाला जाए, जो कि और ऐसे लोगों को कितने वो सहायता किए हैं वो उजागर हो, उसका खुलासा हो और उस पर भी मुकदमा दर्ज करके और उस पर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार से हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है, SP साहब से मांग है, DC साहब से, सभी से ये मांग है कि इस तरह का आगे किसी तरह का घटना ना हो, इसलिए यहाँ खत्म किया जाए, इस जिला में और आगे ऐसी घटना ना हो। अपराधी राजेश राय के ऊपर काफ़ी मुकदमा दर्ज था। इतने दिन प्रशासन क्यों इंतजार कर रहा था? क्या कैलाश यादव का हत्या का इंतजार था कि जब तक हत्या नहीं होगा तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा? ये प्रशासन आगे से जगे हुए रहें और आगे इस तरह से किसी पर हत्या ना हो, उसके लिए प्रशासन से हमारी मांग है राष्ट्रीय यादव सेना का कि जगे रहें और हम लोग आपके साथ हैं, जगे हुए रहेंगे, आपके साथ हम लोग हैं और जनता के साथ आप लगे हुए रहें और इस तरह से हत्या का कभी इंतजार ना हो। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से शुक्रवार की शाम कैंडल मार्च निकालकर टावर चौक से अंबेडकर चौक तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बोकारो के भूखल घासी की पुत्री की मौत पर चिंता जाहिर की गई और परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से शुक्रवार की शाम टावर चौक से कैंडल मार्च निकाला गया और बोकारो के मृतक दलित बच्ची के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष कामेश्वर पासवान के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर झारखंड सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री उमेश दास कर रहे थे। वहीं अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे,
गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा नेता नुलूलाल मरांडी, चुन्नूकांत, विनय सिंह, संदीप डंगाइच, मुकेश जालान, देवराज, संजय हाजरा, गंगाधर दास, मेघवाल तुरी, खीरोधर दास, हरिधर प्रकाश दास, संजीत सिंह, मुकेश पासवान, सदानंद वर्मा, हरमिंदर सिंह बग्गा, इरफान अंसारी सहित दर्जनों अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की गई और भूखल घासी की पुत्री की मौत पर परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूखल घासी का मुआवजा दो, विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूखल घासी की मौत पर जवाब दो, जवाब दो। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। जब से हेमंत सरकार बनी है तब से अपराधियों का तांडव मच रहा है। आए दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के हत्या किया जा रहा है, उसके बाद दूसरे दलों को भी वो निशाना बना करके उसकी सरकार में हत्याएं हो रही है और इस पर प्रशासन गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात, हेमंत सरकार ने ट्वीट करके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कहा था कि भूख से मौत होने पर ये बहुत चिंता की बात है, जब भूख बिलबिलाएगा तो कहर लाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये पूछना चाहते हैं हेमंत सरकार से कि आज कसमार, बोकारो में कसमार प्रखंड है, वहाँ के जो भूखल घासी की मौत जो 6 मार्च को हुई है, उसके बाद उसकी पुत्री को भी मौत भूख से हो गई, जिसको प्रशासन ने पुष्टि की है। अभी तक उस पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी निचले स्तर के होते, जो चावल व्यवस्था कराने वाले होते, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप इस पर चुप क्यों हैं हेमंत सरकार? उसको जवाब दीजिए। पूरे देश कोविड-19 के वैश्विक महामारी में त्रस्त है। केंद्र सरकार के द्वारा नवंबर माह तक सभी गरीब परिवारों को अनाज मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है और केंद्र के द्वारा अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूखल घासी का मौत और उनकी बेटी का मौत होना ये साफ दर्शाता है कि झारखंड में लूट मचा हुआ है, सरकारी अनाज का लगातार कालाबाजारी हो रहा है और राज्य की जो सरकार है वह लूटने में मस्त हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग धंधा चला रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन इस्तीफा दें ताकि राज्य की जनता का भला हो सके और कम से कम भूख से यहाँ की जनता का मौत नहीं हो। इसके लिए हम हेमंत सोरेन को निश्चित रूप से कहेंगे कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। झारखंड की वर्तमान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड की गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान किस प्रकार से लाचार है। सरकार उनका दुश्मन बन के काम कर रही है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में संसाधन राज्य सरकार को दिया गया, परंतु जो संसाधन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मुहैया कराया है वो खाद्य संसाधन गरीबों को ये सरकार मुहैया नहीं करा रही है, बल्कि केवल और केवल उसका लूट में लगी हुई है, शोषण में लगी हुई है और केवल भूख से ही मौतें नहीं हो रही है। आप देखेंगे इस राज्य में तो चारों तरफ कहीं हत्या हो रहे हैं, कहीं लोगों के मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं, कहीं और दूसरे तरह की जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। तरह तरह की घटना आम हो गई है। अभी आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से कैलाश यादव की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके एक दिन पहले कर्णपुरा में ठाकुर की निर्मम हत्या कर दी गई। गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड में कटा हुआ सर मिला है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हत्या का बाजार गर्म है। सरकार केवल लूटने का रास्ता अपना रही है। गरीब मर रहा है, गरीब भूखा है, गरीब लाचार है, ये देखने वाली नहीं है।
और इसीलिए इस प्रकार की सरकार, जो सरकार जनता के कार्य नहीं कर सकती है, जनता का कल्याण नहीं कर सकती है, वैसे सरकार को अविलंब बर्खास्त करने की हम मांग करते हैं। केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसी निरंकुश सरकार को शीघ्र बर्खास्त करें और राज्य में एक लोकप्रिय सरकार और लोकतंत्र बहाल करने का काम करें। कुछ दिनों पूर्व मुफस्सिल क्षेत्र के जितपुर में एक कुएं से विवाहिता मुंद्रिका देवी का शव बरामद किया गया था। घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई गई थी, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस गंभीर नहीं दिखी, जिसके बाद महिला के परिजनों ने शुक्रवार को एसपी को आवेदन सौंपकर मामले की तफ्तीश कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मुफस्सिल क्षेत्र के जितपुर में पिछले दिनों एक विवाहिता का शव कुएं से बरामद हुआ था। इस मामले में कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने शुक्रवार को एसपी को आवेदन सौंपा और कार्रवाई की गुहार लगाई। बताया गया कि 23 जुलाई को मुंद्रिका देवी का शव जितपुर के कुएं से बरामद किया गया था। घटना को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की गई थी और मुफस्सिल थाने में कांड अंकित किया गया था। घटना को लेकर पुलिसिया तफ्तीश में ढिलाई दिखी। मृतक के पिता व अन्य परिजनों ने पहले मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया, बाद में एसपी को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ घर है? बरकट्टा। क्या मामला था? पैसा कौड़ी जब लिए यार रेती करके मार के फेंक दिए, उनको कुआं में दे दिए। किनको मार के फेंक दिया थे? हमारा बेटी का मुंद्रिका देवी। क्या नाम था? मुंद्रिका देवी। कहाँ शादी हुआ था? NIT। कौन सा थाना? तो घटना क्या हुई थी? वही पैसा कौड़ी लिए बोला था कि तुमको मार के फेंक देगा, कुआं में डाल दिया। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुआ? घटना कब हुआ था? 23 तारीख को। अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। मामला था मर्डर का, तो मार के कुआं में फेंक दिया था। तो इसमें हम लोग बोला कि पुलिस प्रशासन कि हम लोग 13 के बाद जो भी प्रक्रिया है ऊपर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। न प्रशासन उसके घर जा रहा है, न कुछ बात कर रहा है उनसे। किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम लोग को मांग वही है कि मेरी गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी लड़के के ससुराल पक्ष वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, जो करना है आप लोग को कर लीजिए, हम लोग समझ लेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ताराटांड के भलपहरी से महिलाओं के एक समूह ने गिरिडीह समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को आवास सुविधा दिलवाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम आने के बावजूद स्थानीय मुखिया 10,000 रुपए घूस की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सभी ने उपायुक्त से आवास सुविधा दिलाने की गुहार लगाई है। ताराटांड के भलपहरी से महिलाओं का एक समूह गिरिडीह समाहरणालय पहुंचा और उपायुक्त को आवास सुविधा दिलवाने के लिए एक ज्ञापन दिया। बताया गया कि आवास सुविधा के पोर्टल में इनका नाम दर्ज हो चुका है, लेकिन मुखिया की मनमानी से इन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं के साथ आए विनोद कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में इन सभी का नाम है, लेकिन स्थानीय मुखिया 10,000 रुपए की घूस की मांग कर रहा है। इन्होंने उपायुक्त से आवास सुविधा दिलवाने की गुहार लगाई है। इन्होंने कहा कि अगर इन सभी को न्याय नहीं मिलता है तो मजबूर होकर सभी समाहरणालय का घेराव करने को बाध्य होंगे। घर के एकदम पूरा एकदम दिक्कत हो रहा है। गरीब आदमी मुखिया के पास जाइए तो मुखिया पैसा मांगे। कितना पैसा मांग करते हैं? 10,000। कौन है मुखिया? वही जसोदा देवी, वो पति राजकुमार। कौन सा पंचायत का है? ताराटांड पंचायत। तो अभी आप लोग क्या करने आए यहाँ? अभी आवेदन देने आए हैं। हमारा घर का तकलीफ है, उनका दूध को लड़की है, पति नहीं है, लड़का भी नहीं है। मुखिया जाते हैं तो मुखिया कहता है वो गवार का घर नहीं, मकान नहीं आते। आपको मकान नहीं मिला है? नहीं। क्या बोल मुखिया क्या बोलता है? बोल नहीं, गवार का नहीं आते हैं, नहीं आते, गवार समाज घर जाइए बनाइए अपना। मेरा घर तो है ही नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है, खाना का खाए का घर बनाए। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग घर दीजिए, बता नहीं देंगे। नहीं देंगे तो हम लोग बोले हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी। गोवारा सोना का घर नहीं मिलेगा, यही मुखिया बोल रहे हैं। क्या लिस्ट में नाम आया हुआ है? हाँ, लिस्ट में नाम आया है।
तो बताएं उसको कि लिस्ट में मेरा नाम है, काहे नहीं दे रहे कॉलोनी? बोले तो बोला कि आया हमको अभी नहीं मिलेगा। पैसा 10,000 पैसा मांग रहा है। 10,000 रुपया मांग रहा है? हाँ, तो 10,000 हम लोग कहाँ से पाएंगे? हम लोग खाने के ठिकान नहीं तो कहाँ से 10,000 देंगे? क्या नाम हुआ आपका? नमिता देवी। अभी महिला गांव घर से आई है ताराटांड़ पंचायत से। मुखिया जो हैं आपके जसोदा देवी ताराटांड़ पंचायत के मुखिया हैं और इनका पति का नाम है राजकुमार तुरी। सभी ने दोनों प्रतिनिधि मिलकर इस सभी महिला के साथ रुपया का 10,000 डिमांड किया। हर सूची में इसका नाम है, सूची प्रधानमंत्री आवास सूची में इसका सभी महिला का नाम है और बोला कि मुझे 10,000 रुपया दीजिएगा तब आप लोग का बिल्डिंग बनेगा। और इस विषय वस्तु पर आज हम लोग डीसी कार्यालय में आए हैं और आवेदन हम लोग दिए हैं और आवेदन के जरिए हम लोगों ने मांग किया कि यदि अगर 8 दिन के अंदर ये सब पूरे तमाम लाभुकों को यदि अगर आवास नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला तो हम लोग डीसी ऑफिस के कार्यालय तक घेरने का प्रयास करेंगे। हम लोग अभी 5-10 आदमी आए हैं और साथ में यदि अगर जरूरत होगा हजार लाभुक आपके ताराटांड़ पंचायत से सभी लाभुक डीसी ऑफिस में अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और मरने मिटने के लिए तैयार रहेंगे जब तक ये सब पूरे तमाम लाभुक को अधिकार और हक की आंदोलन पूरा हर चीज नहीं मिल सके तब तक हम लोग हमेशा आवेदन देते रहेंगे और आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस की ओर से शुक्रवार को पचम्बा क्षेत्र में जोरदार वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न वाहन चालकों से कुल 52,000 रुपए फाइन की वसूली भी की गई। पचम्बा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में ओवरलोडिंग, बिना परमिट, बिना हेलमेट एवं बिना मास्क के चलने वाले वाहन मालिकों चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत जुर्माना भी वसूला गया। बताया गया कि कुल 69 वाहनों का जांच हुआ जिसमें 40 का चालान काटा गया। इसमें 39 बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे थे। अभियान में 52,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूली की गई। अनुबंध पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन शुरू हो चुका है। शुक्रवार से 6 सितंबर तक सभी काला बिल्ला लगाकर अपना कामकाज करेंगे। वहीं 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर इसके बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये रांची पहुंचकर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अनुबंध पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों ने अपनी नौकरी को बहाल रखने के लिए आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। इस कड़ी में शुक्रवार को पुलिस कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर अपना कामकाज निपटाया। बताया गया कि इसको लेकर बीते सोमवार को पुलिस कर्मियों के एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से पुलिस लाइन पहुंचकर मुलाकात की थी और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में इन्होंने अपने आंदोलन की पूर्व सूचना उन्हें दी। बताया गया कि राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों में कुल 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी। गिरिडीह में भी लगभग 80 से 90 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इन्हें हर माह 10,000 रुपए मानदेय देना तय हुआ था। बताया गया कि नियुक्ति के वक्त यह बताया गया था कि अगर 3 साल तक इनकी सेवा बहाल रहेगी तो इसके बाद इन्हें झारखंड पुलिस में आरक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन इनका अनुबंध का वक्त समाप्त हो चुका है और इन्हें अपनी भविष्य की चिंता सता रही है। इसलिए 4 सितंबर से 6 सितंबर तक ये काला बिल्ला लगाकर अपना कामकाज करेंगे। वहीं 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बताया गया कि उसके बाद भी अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो ये बाध्य होकर रांची पहुंचकर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आज के आंदोलन में शुभम कुमार, शशिकांत सिंह, अमर कुमार दास, पिंटू तुरी, सुमित किस्कू, नेमलाल मुर्मू, अजय कुमार मंडल, रीता कुमारी, पूजा कुमारी, रंजित वर्मा समेत सभी सहायक पुलिसकर्मी शामिल हैं। हम लोग का जो नियुक्ति हुआ था विज्ञापन संख्या 1/2017 के तहत हुआ था, जिसमें साफ उल्लेखित है कि 3 साल के बाद अगर अच्छा काम कीजिएगा तो डायरेक्ट जिला पुलिस में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार अभी तक हम लोग के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है, जिसके कारण ना ही हम लोग काफ़ी असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक काला बिल्ला लगाएंगे। 7 सितंबर से
अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल में जा रहे हैं। इसी के दौरान 10 सितंबर को सीएम आवास एवं राजभवन घेराव का प्रस्ताव है और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांग लेती है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में ही रहेंगे। क्या मांग था आपका? मांग है कि जो सरकार ने वादा किया था कि 3 साल के बाद आप लोग को सीधे जिला पुलिस में तब्दील कर दिया जाएगा, वो मांगे हम लोग को मांग ले, सीधे जिला पुलिस में नियुक्ति कर दे तो हम लोग अपना आंदोलन को स्थगित कर देंगे। इस जिले भर में कितने पुलिसकर्मी हैं आप लोग? इस जिला में 100 नियुक्ति हुआ था, अभी 85 है। टोटल झारखंड में 2500 नियुक्ति हुआ है जिसमें 2226 कार्यरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार मंडल हुआ। हम लोग झारखंड सहायक पुलिस है। हम लोग को 2017 में बहाली किया गया था और हम लोग को ये चीज़ बोल के बहाली किया गया था कि 3 साल ड्यूटी करने के बाद आप लोग को डायरेक्ट जिला पुलिस में नियुक्ति किया जाएगा और ये भी बोला गया था कि जिस तरह काम देखा जाएगा उसी तरह तुम लोग को नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग हर जगह नक्सलवादी हो या कहीं भी हो हम लोग ड्यूटी जा रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी हम लोग इसलिए सरकार ये चीज़ देखते हुए भी हम लोग को अभी कुछ हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आज से काला बिल्ला लगा के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए। जिला के सहायक पुलिस हैं, टोटल 85 सहायक पुलिसकर्मी अभी कार्यरत हैं। जिसमें बहाली हुई थी इसमें 100 सहायक पुलिसकर्मी की बहाली हुई थी, वर्तमान में भी 85 कार्यरत हैं। हम लोगों को सरकार के द्वारा यह आश्वासन मिला था 3 साल पहले नियुक्ति हुई थी उस समय कि 3 साल अगर बढ़िया कार्य करते हो तो तुम लोगों को जिला पुलिस में स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा अभी तक इस रवैये इस संज्ञान में अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इस समस्या के प्रति। तो हम लोग सरकार से ही अस्थायीकरण का मांग रखे हैं कि हम लोगों को अस्थायी कर दे तो हम लोग अपना आंदोलन जो भी है वापस लेंगे। आंदोलन का ब्यौरा इस प्रकार है कि 4 से 6 हम लोग काला बिल्ला लगा रहे हैं, उसके बाद 7 से सामूहिक अवकाश का प्रस्ताव रखे हैं, उसके बाद 10/9/2020 को हम लोग राजभवन सीएम घेराव भी करेंगे। हम लोगों को बस एक ही मांग है कि सरकार से अस्थायी कर दे और इसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सीआरपी बहाली को लेकर नगर निगम कार्यालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया। बताया गया कि शहर के 36 वार्ड के लिए 12 सीआरपी की आवश्यकता है, जिसमें गिरिडीह से पूर्व से 4 सीआरपी कार्यरत हैं, वहीं 8 सीआरपी की बहाली करनी है, जिसे लेकर यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लेकर सीआरपी बहाली को लेकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया। बताया गया कि शहर के 36 वार्डों में आजीविका मिशन के कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का जिम्मा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का होता है। उसी की बहाली के लिए यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शामिल कराया गया है। इस बाबत सिटी मिशन मैनेजर राजन सिंह ने कहा कि एक सीआरपी के जिम्मे 3 वार्ड होता है। गिरिडीह में कुल 36 वार्ड हैं, जिनके लिए 12 सीआरपी की आवश्यकता है। गिरिडीह में पूर्व से 4 सीआरपी कार्यरत है, ऐसे में और 8 सीआरपी की बहाली होनी है। उसी को लेकर यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और महिलाओं को सीआरपी के दायित्व व कार्यभार को समझाया जा रहा है। इन्हीं महिलाओं में से 8 का चयन साक्षात्कार और परीक्षा के माध्यम से होगा। समझ गए? किसको चुनना है? जो मेरा एसएचजी है, जो मेरे यहाँ कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ है इतने दिनों में, वो मान लीजिए 200 या 150 या 175 एसएचजी हैं, उसी एसएचजी में से जो एक्टिव मेंबर हैं उसी को चुनना। तो चूंकि मेरे पास ग्रुप तो बहुत ज्यादा है तो एक्टिव मेंबर ज्यादा हो सकते हैं। फिर उसमें से हमको ये बोला गया कि आप लिस्ट बना लीजिए एक्टिव मेंबर्स का और उस लिस्ट को बना के रांची आप भेज दीजिए, हम रांची में सबका रिटर्न इंटरव्यू वगैरह सब ले लेंगे। लेकिन फिर जो है सो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि गरीब महिलाएं हैं, कितने लोग रांची जा पाते नहीं जा पाते। तो फिर हम लोगों को बोला गया कि आप वहीं पे लिस्ट बनाकर उनका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू अपने स्तर से लेकर आप सेलेक्ट करिए। तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे 36 वार्ड है, तो 3 वार्ड के हिसाब से 12 या 36 12 सीआरपी की हमको जरूरत है। 12 सीआरपी में 4 सीआरपी ऑलरेडी पहले से हमारे यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो अब हमको कितने सीआरपी की जरूरत है? 8 सीआरपी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो नगर निगम क्षेत्र में काम हो रहा है,
तो इसको धरातल पे मुख्य रूप से जो है सो हमारी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिनको हम लोग CRP कहते हैं, वो लोग उतारती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का काम हो, या सरकार के द्वारा कोई भी योजना का आदेश दे दिया गया है तो गरीबों तक, अर्बन पुअर तक जो पहुंचाना है, वो बेसिकली CRP का काम रहता है उन लोगों को पहुंचाने का। तो इसके तहत अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर एक 3 वार्ड पर एक CRP को रखना है उस 3 वार्ड में काम करने के लिए। तो इसके तहत पूर्व से जो है सो हमारे पास 36 वार्ड में 4 CRP काम कर रही थी जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था तब, और अभी जो है सो 36 वार्ड हैं चूँकि हमारे यहाँ, तो 36 वार्ड के हिसाब से भी 12 CRP की रिक्वायरमेंट है। तो अभी 8 CRP का रिक्रूटमेंट करने के लिए हम लोगों को जो है सो दिशा निर्देश प्राप्त है, जिसके लिए जो है सो हम लोगों को जो इसमें CRP को जो चुनना है वो मुख्य रूप से हमारी स्वयं सहायता समूह की ही सदस्य रहेंगे, बाहर के किसी को चुनना नहीं है। इसमें जो मुख्य रूप से जो एक्टिव मेंबर हैं हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, उन्हीं को जो है सो सेलेक्ट करना है, ताकि जो ढंग से बोल सकें, जिनको नॉलेज हो इस स्कीम का, जो ढंग से बता सकें फील्ड में जाकर। तो इसके तहत जो है सो अभी हम जो है सो आज के दिन में जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको जो है सो शॉर्टलिस्टेड करके बुलाया है पूरे वार्ड से, मतलब 36 वार्ड की SHG की मेंबर के सदस्य हैं ये लोग, और इनको अभी मैं ओरिएंटेशन कर रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ कि CRP का मेन काम क्या है और CRP को क्यों रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, और CRP का रिक्रूटमेंट किस तरह से किया जाएगा, और कितने CRP की अभी हमको ज़रूरत है। इसके तहत जो है सो फिर कल आइए ओरिएंटेशन करके इन लोगों का कल जो है सो हम लोग एक समय निर्धारित कर लेंगे, आज और कल एग्ज़ाम लेंगे और एक फॉर्मल इंटरव्यू लेके 8 CRP का जो है सो और हम लोग सिलेक्शन अभी कर लेंगे। मछली मोहल्ला निवासी मनोज कुमार ठाकुर का पुत्र वीर ठाकुर एक तेज रफ्तार टोटो की जद में आकर घायल हो गया। घायल बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने टोटो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नगर थाना क्षेत्र के मेन रोड पर प्रकाश फार्मेसी के पास एक तेज रफ्तार टोटो की जद में एक बच्चा आकर घायल हो गया। तुरंत ही बच्चे को घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मछली मोहल्ला के रहने वाले मनोज कुमार ठाकुर का पुत्र वीर ठाकुर सामने दुकान में कचौरी लेकर घर लौट रहा था। तभी बड़ा चौक की ओर से आ रही एक टोटो ने बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और टोटो चालक को पकड़ लिया। बाद में सूचना मिलते ही नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और टोटो को कब्जे में लेकर उसे थाने ले गई। नाम है बड़ा चौक तरफ से गाड़ी आ रही थी, टोटो बच्चे रोड क्रॉस कर रही थी। अब अचानक में टोटो बच्चे जैसे रोड पे जा रही थी वैसे टोटो आया, उसको दिया चढ़ा। टोटो फिर लास्ट में हम लोग टोटो को भी पकड़े, उसको पकड़ के फिर यहाँ पे हम बुलाए। तो उतने में प्रशासन आ रहा था, प्रशासन फिलहाल में प्रशासन का हवाले कर दिया। डुमरी रोड के खोदेसार मोड़ के पास दो मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। डुमरी रोड के खोदेसार मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए और घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि भरकट्टा निवासी महेंद्र पंडित, होरिल पंडित एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गिरिडीह आ रहे थे। वहीं विपरीत दिशा से पीरटांड के मंझियाडीह निवासी रमेश कोल्ह दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे। दोनों मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ये तीनों घायल हो गए। तीनों को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। एक तो और उनका क्या नाम है? होरिल पंडित। कहाँ घर है? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? खोदेसार मोड़ में। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे थे नारायणपुर से वापस, गिरिडीह आ रहे थे वापस। और वो लोग किधर से आ रहा था? वो लोग क्या चीज़ में था? वो लोग बाइक से था, होंडा साइन बाइक था वो लोग, 3 आदमी लोग था वो।
कब हुआ ये हुआ करीब 8:45 बजे। वो लोग भी घायल है? वो लोग भी घायल। क्या नाम है? सरिया थाना क्षेत्र के पूर्णिडीह में एक ससुर ने अपने बेटी की गैर मौजूदगी में अपनी बहू के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध करने का प्रयास किया तब उसके ससुर ने डंडे से वार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। सदर अस्पताल में महिला का प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची रेफर कर दिया गया है। फिलहाल महिला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महिला के साथ उसके ससुर ने ही किया दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर की जमकर मारपीट। घायल अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज के बाद किया गया है रेफर। स्थिति चिंताजनक। रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाली एक खबर आई है सरिया थाना क्षेत्र के पूर्णिडीह से। वहां एक वहसी ससुर ने अपनी बहू के साथ जोर जबरदस्ती का प्रयास किया। महिला का विरोध करने के बाद ससुर ने डंडे से उस पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आनन फानन में महिला के रिश्तेदारों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक धनबाद से भी महिला को रांची रेफर कर दिया गया है और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बताया गया कि महिला का पति धनबाद के कतरास गया हुआ था। इसी दौरान रात के वक्त इसके ससुर ने गलत नियत से इसके कमरे में गए और जोर जबरदस्ती करने लगे। महिला के विरोध करने पर उसके ससुर ने गुस्से में आकर उस पर हमला बोल दिया। घटना को लेकर महिला के बच्चों ने पूरे कांड की गवाही दी है। वहीं पीड़ित महिला के मायका पक्ष ने प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा बेटी साथ बार इसका दादा है, इसे बार छेड़खानी करता था, बार आता माँ ऐसी करता है कि हम कर जाओ कितना दिन बचेगा, रहो जाओ हमारा पास रहेगा कितना दिन हम काम देंगे, 4 गो बच्चा है, समझाओ जाओ भेज देते हैं, लगा दे रहा था। एक बार यार अभी क्या किया था, बेटवा के जय से बोल देता था झूठ में, बेटवा के छुटकार के इधर कर देता है। वो जहाँ पर कहाँ दारू गांजा पी के उधर रहेगा तो बुढ़वा जबरदस्ती पकड़ कर करने लगता था। कहाँ से आके बोलने लगता अपना दिलहवा को, तब दिलहवा अपनी बेटिया को मारपीट किया। और मारपीट किया तो जाके लाया वहाँ के मुखिया लोग के, बोले कि हमको फैसला दिलाइए आप लोग। मुखिया का रहते ठीक में बहू कैसी मारा जाता था, हम लोग का बहू नहीं है कि गांव में बहू नहीं है, तो हंसता था मुखिया। जाओ रात में क्या हुआ? रात में क्या हुआ? तो वही हुआ था पहले, तो उसी समय में मुखिया को हम लोग बोले तो मुखिया कोई एक्शन नहीं लिया। रात में जो हुआ था, मेरा बहन फोन किया था वहाँ से 1 बजे रात से, बोल मार के बेटिया को तर मरा है, बेटिया मरा को कहलिए क्या मर के कहाँ पहुँचवा के कहे लगा लिए, बोल ना ओकर पहुँचवा ना हो, कतरास गेल ओकर ससुरा मार लो, तो ससुरा मार के तो कहली कैसे जान तू मानसी मैया, तो बोल हम जानलिए ओकर ददिया अलो का है, ददिया कह लो। तब पूछे लगलो चंगरिया ने कहती बतल सब थोड़ी बतल पहले, बोल पहले का बाबा ने 10 बजे रतिया मैया हलो सुतल, तब 10 बजे रतिया मैया पकड़े जालो बाबा, तब मैया गरिया हो लगले, तो गरिया उड़िया के मैया बोल सुत गलो, हम सुतलिया मामा ही और मैया सुतलो और बाबू चौकिया पर भीतर में। और बाद बाबा कखनी उठ के गलो मुंगरिया लेके। अब जब मुंगरिया गले 12 बजे रतिया घुसले तो ये चिंकल ले बुतरवा उठ के गले बैठ, तो बैठ गए तो अपन ददवा देखे लगा मुंगरिया लेके बूढ़ा भुरिया लगले, बोल चंगरिया जाए गए मारिए कैसे, तकरो पर चला दल। जब चल के 3 खराठी की बुतरवा ऐसे करके रोक के हाथ में बज रहा, हाथ में बजर दिया। 3 मुंगरी जब मारा था, जब ये चचाया तब ये उठा, इसका दादी उठा था, तब दिया मेरा बहन के घर दौड़ा। और न वहाँ के गांव वाला आदमी सब यही लोग बोलता है को सब एक तरफा हो जाता था, न वो गांव से बेटी लाइएगा न गांव में बेटी दीजिएगा। हम लोग जोर से बोल बेटा, जोर से बोल। कौन मार रहा था? किसको मार रहा था? कौन लगती है जिसको मार पड़ा है? क्या नाम था? राखी देवी। और आपके जीजा क्या नाम है? उसका नाम है जगदेव। कहाँ घर है? कौन सा थाना पड़ता है? सरिया थाना। क्या हुआ था? एक बार और हम लोग गए थे वहाँ पास, पहले भी मेरा दीदी के साथ इन लोग मारपीट किया, हम लोग ले आए वहाँ मुखिया सबको बोले, लेकिन कोई वहाँ एक्शन ही नहीं लेता है। एक बैग से हम सोए थे, 12 बजे रात को फ़ोन आया कि बहन को तेरा मार के पूरा एकदम हालत ख़राब कर दिया। हम लोग जब गए वहाँ पर
तो देखे जब लाने गए तो वहाँ से हम लोग गिरिडीह ले आए, गिरिडीह से धनबाद रेफर कर दिया और वहाँ से रांची कर दिया रेफर। और लड़ाई के रीज़न है कि जब वो अकेले रहती मेरा बहन तब इसका दादा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। निमियाघाट थाना क्षेत्र के डुगडुगिया निवासी भुवनेश्वर साहू की पत्नी मंजू देवी को उसके ससुराल वालों ने आग लगाकर मार डाला। घटना को लेकर मृतका के पति ने बताया कि उसका अपने भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आए दिन दोनों भाइयों में झगड़ा होता रहता था, लेकिन शुक्रवार को उनके गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी को आग के हवाले कर दिया गया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के डुगडुगिया में शुक्रवार की सुबह एक महिला की दर्दनाक मौत आग लगने से हो गई। मृतका रांगामाटी पंचायत के डुगडुगिया निवासी भुवनेश्वर साहू की पत्नी मंजू देवी है। मृतका की एक 3 वर्षीय पुत्री व एक 9 वर्षीय पुत्र है। मृतका के पति ने अपनी पत्नी को आग लगाकर जला देने का आरोप अपने ही भाई भाभी समेत अन्य लोगों पर लगाया है। उसका आरोप है कि सुबह अचानक से घर के कमरे से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद जब घर पहुंचे तो देखा कि मेरी पत्नी पूरी तरह जल चुकी है। बताया जाता है कि जमीन विवाद को लेकर घर पर आए दिन दोनों भाइयों में झगड़ा झंझट होता रहता था। हालांकि 2 दिन पूर्व पंचायत में भी बैठकर फैसला किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थल पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से घर में लगी आग पर काबू पाया गया, पर तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह व निमियाघाट थाना प्रभारी विकास पासवान सदलबल स्थल पहुँचे और मृतका के पति से घटना की जानकारी ली। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई और आवश्यक कागजी प्रक्रिया कर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेज दिया। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम भाई जो अकेले दौड़ा नहीं वो पकड़ने जा रहे थे। आग लगाकर मरने की बात आई है। प्रथम दृष्टिया तो ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से कमरे में आग लगा करके अंदर से बंद करके जली हैं। फिर भी जांच जारी है। जांच में जो तथ्य पाया जाएगा उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। कुछ विवाद चल रहा था सर चीज़ को लेकर। सुनने में आया है कि दोनों के बीच मृतका के पति के भाइयों के बीच जमीन का कुछ बंटवारा से संबंधित विवाद था, जिसमें पंचायती भी हुई थी। और बाकी जानकारी छानबीन के बाद मिलेगी। मुफस्सिल क्षेत्र के जितपुर में स्टार क्लब के सौजन्य से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा ले रही है। शुक्रवार को विधिवत रूप से टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद पहला मुकाबला असलम मेमोरियल क्लब और जीएमएफसी क्लब बरवाडीह के बीच हुआ। मुफस्सिल क्षेत्र के जितपुर में स्टार क्लब के सौजन्य से एक फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत कराई गई। इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधायक सरफराज अहमद उपस्थित हुए। अन्य अतिथियों में मुख्य प्रतिनिधि लेखो मंडल मंसूर अंसारी, दशरथ यादव, मोहम्मद हुसैन, सलीम अंसारी, मोहम्मद मुख्तार, बंसी राय, मोहम्मद कलाम, सुखदेव कुमार आदि मौजूद रहे। बताया गया कि एनआरएल ग्रुप के मोहम्मद नईम अंसारी ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। यहां विधिवत रूप से उद्घाटन के बाद पहला मुकाबला असलम मेमोरियल क्लब और जीएमएफसी क्लब बरवाडीह के बीच हुआ। इस दौरान रोमांचक खेल देखने को मिला। बताया गया कि अब अगले कई दिनों तक यहां रोमांचपूर्ण खेल का लुत्फ उठाएंगे। काफी दूर आ गए थे, जबकि एक बार फिर वहां पे चला सेटवाई खिलाड़ी हल्का थोड़ा सा कोशिश किया, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गए। थोड़ा सा दूरी बना लें, खिलाड़ी को परेशानी न करने दें। एक बार फिर चले वहां पे, अच्छी कोशिश, अच्छी टाइमिंग क्या कर पाते हैं बच्चे वहां रेफरी। एक बार अच्छी कोशिश मारना चाहते थे, चूंकि वहां पे थोड़ी सी अपील को नकारते हुए क्या कर पाते। हालांकि जिस प्रकार से लड़खड़ा गए थे, बॉल को मारना चाहते थे, बोला नहीं। एक बार फिर सेट वाले खिलाड़ी क्या करते हैं, बरवाडी वाले लेकर दौड़े पूरा, लेकिन वहां रोकने में कामयाब हुए। एक बार फिर चले वहां पे, अच्छी कोशिश, वहां पे क्या कर पाते हैं, एरिया में गिरे, वहां पे फिसल गए थे। और एक बार फिर क्या खतरा भी टला ले, एरिया में गिरे वहां खिलाड़ी। अच्छा टूर्नामेंट नौजवान साथियों ने जितपुर और इसके आसपास के गांव के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और मैं सब टीमों से ये उम्मीद करूंगा कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलें, एक अच्छा खेल का प्रदर्शन दें। कोरोना के इस समय में भी प्यार मोहब्बत से आपस में मिलकर और जो कानून है लॉकडाउन का उसको पालन करते हुए अच्छे ढंग से खेल का मुजाहरा कर रहे हैं।
हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ और नौजवानों के साथ। टूर्नामेंट रखा गया है, बहुत अच्छा है। यहाँ का लड़का लोग बराबर रखते हैं, ये साल बराबर प्रत्येक साल रखता है। बहुत अच्छे अपने लोगों को मौका भी मिलता है, आते हैं और अच्छा प्रदर्शन होता है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैलाश यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुखदेव राय चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। इधर जमुआ में यादव सेना ने पुलिस को दिया धन्यवाद। वहीं मोतीलेदा में कुशवाहा संघ ने बैठक कर बनाई आगे की रणनीति। निमियाघाट क्षेत्र में आग लगने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। पति ने अपने बड़े भाई और भाभी पर लगाया जलाकर मार देने का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन हुआ शुरू। काला बिल्ला लगाकर किया कामकाज। अपनी नौकरी को नियमित रखने की मांग। और बोकारो में दलित युवती की मौत पर गिरिडीह में निकला कैंडल मार्च। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने सरकार पर लगाया आरोप। मुआवजा देने को लेकर की आवाज बुलंद। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।